Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. In today's video session, we will discuss about the paramilitary forces of our country, which is a chapter number 7 from your defense studies workbook of 9th standard. Okay, so we have already discussed about Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. Now we are going to discuss about a very important arm of our defense forces, that is a paramilitary forces. So let's discuss about it. The primary task of our three armed forces, that is Army, Navy and Air Force, which functions under the Ministry of Defense, okay, it's to defend the country from external threat by fighting the war when necessary. These forces are generally not committed during the peacetime, but they are kept ready, trained and equipped to fight a war at a short notice if required. जो भी हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स होती है वो क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करने वाली फोर्सेस होती है। और ये फोर्सेस क्या काम करती है, जब भी कोई वॉर छेड़ा जाता है या जो एक्सटर्नल एग्रेशन कोई भी बाहर से कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करता है, तब उससे निपटने के लिए आर्मी नेवी एयरफोर्स होती है। ओके, पीस टाइम जब होता है, शांतता का जब समय होता है, तब इनको एक साइड पे रखा जाता है, रेडी रखा जाता है। उनकी ट्रेनिंग हमेशा चलती रहती है, उनको अपडेटेड रखना पड़ता है और इक्विप रखना पड़ता है विथ ऑल टाइप ऑफ मशीनरीज, ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट, ओके, ऑल टाइप ऑफ वेपन्स टू फॉट अ वॉर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अगर कभी जंग छिड़ जाती है कारगिल में या सपोज कहीं और इंडिया चाइना बॉर्डर पे, तो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये जो तीनों हमारे आर्म फोर्सेस है, उनको विद इन अ शॉर्ट टाइम ड्यूटी पे हाजिर होना पड़ता है। ओके, और वो वहाँ पे उनकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब पीस टाइम होता है तो इनको एज अ रिजर्व फोर्स या उनको एज अ डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। ओके, दे आर यूज ओनली फॉर फाइटिंग अ वॉर, नॉट फॉर गार्डिंग अ बॉर्डर इन डे टू डे लाइफ। और डेली जो बॉर्डर पे जो गार्ड करने वाले हमारे जवान होते हैं, वो आर्मी नेवी और एयरफोर्स को डायरेक्टली बिलोंग नहीं करते। उनकी जो बटालियंस होती है उसको कहा जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस। ओके, पैरामिलिट्री विच इज सिमिलर टू द मिलिट्री, their function is similar to the military but they are not actually military. Okay, so it is similar to military. Okay, so army navy air force, they are comes under these armed forces, but these paramilitary forces, they are the forces which are guarding the different borders of our country, like Indo Pakistan border, Indo China border, Indo Bangladesh border, Indo Myanmar border, or there is a coast guard to protect the coastline of our country. Okay, so all these comes under the paramilitary forces, and that we are going to study in this particular chapter. Okay, so in the time other than war, there is a constant need to have some armed forces for security of international border and to maintain the internal tranquility and security of sensitive installation such as different seaports, airports, railway stations, bridges, different power plants we have, then petroleum storage facilities, okay, and the coastline. सो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है हमारी, उनको गार्ड करने का काम भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस करती है। देखो, जब वॉर होता है तो हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स वो काम करती है, और जब पीस टाइम होता है, जब शांतता होती है, कोई भी वॉर वगैरह जंग छिड़ी नहीं होती है, तब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती है। ओके, सो अभी सपोज कोई वॉर नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे जो जवान है वो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, वहाँ पे तो गश्त लगाते रहते हैं ना, वहाँ पे उनका पहरेदारी का काम चलता रहता है। तो वो जवान जो होते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को बिलोंग करते हैं। ओके, सो सेम थिंग they have told over here. Okay, so during पीस टाइम ऑल्सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर इंटरनेशनल बॉर्डर। अगर वहां से सभी जवान हमने हटा लिए तो कोई भी वहां से अंदर आ सकता है, कोई भी स्मगलिंग कर सकता है, कोई इलीगल चीजें वहां पे कर सकते हैं लोग। तो उसके वजह से वहां पे हमेशा हमें कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, और सारी चीजें होती है। इंटरनल ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या, कि जो अंतर्गत हमारी शांतता है, जो सुव्यवस्था है, उसको बरकरार रखने का काम भी पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है तब वो काम करते हैं। देखो, नक्सलबारी एरिया में अगर पुलिस फोर्स काम कर नहीं पाती है तो वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा जाता है। ओके, टू कंट्रोल दिस नक्सलबारी मूवमेंट। ओके, और सपोज इफ देर आर एनी कम्युनल वायलेंस इन आर कंट्री, कोई दंगे हो जाते, बहुत बड़ी राइट्स हो जाते, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं। देखो, किसी सिटी में दंगे होने लगे और वो बहुत मतलब पुलिस प्रशासन के कंट्रोल के बाहर हो गए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे भेजती है। आपने बहुत बार देखा होगा
ब्लू कलर का उनका ड्रेस कोड होता है, ब्लू व्हाइट कलर का उनका ड्रेस कोड होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारे देश के सी पोर्ट से, बड़े बड़े एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन से। ओके, तो रेलवे पुलिस फोर्स आपने नाम सुना होगा, तो रेलवे पुलिस फोर्स इज अ नथिंग बट दिस पार्ट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स। ओके, देन हमारे अलग अलग ब्रिजेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट ब्रिजेस होते हैं, आपने वो टेंगो चार्ली मूवी देखी होगी। ओके, तो वह वे उसके जैसे कोई इंपॉर्टेंट ब्रिजेस होते हैं जो कि बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसको वो कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ब्रिजेस की रखवाली करने का काम भी पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं। उसके बाद बड़े बड़े हमारे पावर प्लांट होते हैं, राइट, जो एटॉमिक प्लांट रहते हैं हमारे, एटॉमिक पावर पे चलने वाले, तो उनकी भी सुरक्षा करना ज़रूरी है। तो ऐसे पावर स्टेशन की सुरक्षा भी पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं। पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटीज़ रहती है, जहाँ पे ये ऑयल वगैरह स्टोर किया जाता है, वहाँ पे सपोज कोई समाज विघातक कृत्य करने वाला कोई संगठन है, अगर उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया, सो इट इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर एंटायर सिटी। ओके, अगर वहाँ पे कोई ब्लास्ट होता है या कोई भी आत्मघाती हल्ला या आत्मघाती कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे होती है, तो उसकी वजह से पूरा एरिया तबाह हो सकता है। तो उसके लिए वहाँ प्रोटेक्शन देने का काम पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं। ओके, to meet this security need, the nation has various paramilitary forces which are largely under the Ministry of Home Affairs. Okay, so these paramilitary forces they work under this Ministry of Home Affairs, जिसे हम गृह मंत्रालय कहते हैं। फिलहाल हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, जो कि बीजेपी को बिलोंग करते हैं। ओके, so under this Ministry of Home Affairs, all the paramilitary forces they work. Okay, with the few of them they work under Ministry of Defense. Okay, like असम राइफल जो है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल वो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब क्या? उनकी सैलरीज देना, उनके बारे में कोई रूल बनाना, उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह करना, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर की जाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करता है? सपोज किसी ऑपरेशन में उनको इन्वॉल्व करना है, कहीं पे भेजना है, किसी बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए उनको तैनात करना है, तो ये सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। आई होप आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और ऑपरेशनल डिवीजन इन दोनों के बारे में पता चल चुका होगा। ओके, देखते हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के क्या क्या काम होते हैं, व्हाट आर द टास्क ऑफ दीज फोर्सेस। ओके, so let's see what are the tasks of all these paramilitary forces. So these are different roles performed by paramilitary forces. The very first and important role is maintain internal security of the nation. जो भी हमारा देश है उसकी अंतर्गत स्वायत्तता, अंतर्गत सिक्योरिटी, अंतर्गत सुरक्षा को बरकरार रखने का काम पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं। असिस्ट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह होता है, दे वर्क्स अंडर दिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो जब वो नाकामयाब होते किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी पर्टिकुलर रीजन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करती है। ओके, देन थर्ड वन, प्रोटेक्ट द नेशनल कोस्ट लाइन और नेशंस कोस्ट लाइन। हमारा इतना बड़ा कोस्ट है, 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमारा कोस्ट लाइन है, तो उस कोस्ट लाइन पे पहरा देने का काम ये कोस्ट गार्ड करते हैं, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर आते हैं। ओके, प्रोटेक्ट द इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम। ये तो बहुत बेसिक सा फंक्शन है जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। शांति समय में जो इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं। ओके, देन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंपॉर्टेंट रोड्स, ब्रिजेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द वॉर, तो ये भी हमने देखा। द फोर्सेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर टर्म्ड एज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPF। बहुत बार आपने ये नाम भी सुना होगा, CAPF। असिस्टेंट कमांडेंट की अलग अलग पोस्ट निकलती है, जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दे कैन एक्ट एज ऑफिसर इन दिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ओके, यूपीएससी के द्वारा ही उनका एग्जाम लिया जाता है, जैसे IAS, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये जो बंदे यूपीएससी के द्वारा चुने जाते हैं, राइट, वैसे ही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल का एक पोस्ट होती है, वहाँ पे जो लोग भर्ती होते हैं या वहाँ पे जो बच्चे अप्लाई करते हैं, उनको भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उसका एक अलग सा एग्जाम होता है, CAPF यूपीएससी नाम से। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। सो this is a central armed police force. Okay, so all these forces they
आर टर्म्ड एज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, इसलिए जो भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सम ऑफ दीज आर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम बीएसएफ बोलते हैं। देन वी हैव इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इंडो चाइना सीमा सुरक्षा बल इन्हें बोला जाता है, राइट। देन वी हैव असम राइफल्स, देन वी हैव कोस्ट गार्ड। ओके, सो देयर फंक्शन, दिस कोस्ट गार्ड दे फंक्शन अंडर इंडियन नेवी। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है, और उनका ऑपरेशनल कंट्रोल जो होता है तो इंडियन नेवी के पास होता है। मतलब इंडियन नेवी के अंडर वो काम करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स जिसके बारे में हम आज जानेंगे वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम बीएसएफ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है बीएसएफ का लोगो। उनका स्लोगन क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। ओके, सर्विस अंटिल लास्ट ब्रीथ। ओके, जब तक अंतिम सांस शरीर में है तब तक सेवा करना ये उनका कर्तव्य है। तो इस तरीके का उनका स्लोगन है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ओके, so BSF came into being in 1965 under the MHA. Okay, it is headed by Director General of BSF. Okay, the BSF has a number of BSF battalion under it which are quite similar to Army infantry battalions. Okay, during peacetime, BSF guards the Indo-Pakistan and Indo-Bangladesh forces. Okay, guys. तो देखो, ये बीएसएफ कब फॉर्म हुई थी? 1965 में, जब इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ था। ओके, तो उसके बाद हमने ये फोर्स को गठित किया था टू गार्ड दिस इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। ओके, तब तो ये बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था ना 1965 में। वो बांग्लादेश कब अलग हुआ? 1971 में अलग हुआ। तब तक ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान के दो टुकड़े भारत के दोनों पूर्व पश्चिम में थे। ओके, तो इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश, तब का पूर्व का पाकिस्तान, उनको गार्ड करने के लिए बीएसएफ का गठन किया गया था। ओके, उनका स्लोगन आपको याद रखना है, ये उनका सिंबल याद रखना है, कब फॉर्म हुआ था वो याद रखना है, और ये बीएसएफ कौन सी बॉर्डर को गार्ड करता है वो भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन, उनका रोल देखते हैं हम। ड्यूरिंग द पीस टाइम मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, प्रिवेंट स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन। ओके, स्मगलिंग मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ें इलीगल तरीके से बेचना, जैसे अफू, गांजा या ऐसे कोई ड्रग्स होते हैं जो कि बैन होते हैं, इंडिया में वो बैन है, लेकिन उसकी स्मगलिंग की जाती है, तो उसको प्रिवेंट करना। आपने वो उड़ता पंजाब मूवी देखा होगा, कैसे वो पाकिस्तान की बॉर्डर से इंडिया के बॉर्डर में वो स्मगलिंग के मतलब ड्रग्स के पैकेट वो फेंकते, देखा होगा आपने। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन के बारे में आपने सुना होगा, कुछ टेररिस्ट होते वो मतलब खराब मौसम का फ़ायदा उठा के वो बॉर्डर में से अंदर घुस आते और यहाँ पे टेररिस्ट हमले करते, तो वो इन्फिल्ट्रेशन रोकना ये भी काम बीएसएफ करता है। उसके बाद इलीगल इमिग्रेशन, कोई लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं लेकिन उनके पास कोई वीज़ा वगैरह कोई नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, इलीगल तरीके से वो इमिग्रेशन कर रहे हैं या हमारे कंट्री के अंदर आ रहे हैं, तो उनको रोकने का काम बीएसएफ करता है। असिस्ट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर व्हेन रिक्वायर्ड, ये तो हमने देखा है पहले भी। प्रिवेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज फ्रॉम असेस फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। ओके, तो बॉर्डर के अक्रॉस टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने का काम भी ये करता है। उसके बाद है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ओके, तो ये जो इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, ये इनका लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये इनका लोगो है। इन लोगों का यूनिफॉर्म आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि उनको बर्फीली चट्टानों पे काम करना होता है। ओके, पूरा बर्फ से ढका हुआ जो हिमालय रेंजेस है उसके ऊपर ये पहरा देने का काम करते हैं इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। दे रेज्ड ऑन अक्टूबर 24 1962 स्पेशली टू गार्ड इंडो तिबेटियन बॉर्डर along India's northern Himalayan ranges or northern Himalayan region. It functions under Ministry of Home Affairs, extending from the Karakoram mountain range in Ladakh to Himachal and Uttarakhand. Okay, तो तीन एरियाज में ये लोग काम करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में से जो काराकोरम रेंजेस चालू होती है वहाँ से लेके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो हमारी बॉर्डर चाइना के साथ या तिब्बत के साथ मिलती है, तो वहाँ पे ये काम करते हैं। ओके, ध्यान में रखना है आपको। स्टार्ट फ्रॉम काराकोरम माउंटेन रेंज इन लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ये काराकोरम रेंज है ना, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी
हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये 3 रीजन में जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है चाइना के साथ या तिब्बत के साथ हम कह सकते हैं, तो उनको गार्ड करने का काम आईटीबीपी करती है। ओके, उस उनका रोल देखो, प्रोटेक्ट द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। देखो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ओके, एल ए सी, LAC, line of actual control या actual line of control, they are one and the same. Okay, then guard the major Himalayan passes in its area of responsibility. Okay, जो हमारे नाथुला है, झेलेपला है, लिपुलेक पास है। ओके, लिपुलेक पास से अभी इंडिया नेपाल में भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट माना पास है वहाँ पे, और बहुत सारे पासेस है। पास मतलब क्या होता है? दर्रा होता है ना, जहाँ से रोड निकलते हैं, जिसे हम घाट बोलते हैं। जैसे सह्याद्री में कसरा घाट है, पुणे से मुंबई जाते हो तो आपको बोर घाट लगेगा, तो ऐसे जो घाट होते हैं उसे पास बोला जाता है। ओके, जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसमें ला बोला जाए, नाथू ला मीन्स पास। ओके, सो नाथू ला, नाथू पास। ओके, लाइकवाइज, सो ला मीन्स पास इन दैट तिबेटियन लैंग्वेज। ओके, और द जो भी वो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनकी जो भी डोंगरी भाषा वगैरह होती है उसमें उसे ला बोला जाता है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। सो टू प्रोटेक्ट दिस इंपॉर्टेंट पासेस, ओके, प्रिवेंट द क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज स्मगलिंग, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग और इन्फिल्ट्रेशन। ओके, तो ये भी काम आईटीबीपी करती है। उसके बाद आता है आसाम राइफल। तो ये देखो, ये लोगो है आसाम राइफल का, सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। अंग्रेजों के ज़माने में इसको गठन किया गया था 1835 में। देखो, और इट इज़ रेज एट कोचरलेवी। ओके, मतलब उनको एक कोचरलेवी का मतलब क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको हायर किया जाता था। ओके, इट इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। इट वॉज डिजाइन एज Assam Rifles in recognition of its कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड वॉर 2। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने जो पराक्रम दिखाया, उन्होंने जो परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके वजह से उनको एक सेपरेट यूनिट आसाम राइफल्स के नाम से डेजिग्नेट किया गया। ओके, उसका हेडक्वार्टर जो है, द हेडक्वार्टर ऑफ द फोर्सेस इज लोकेटेड इन शिलोंग। ओके, शिलोंग, शिलोंग कौन से स्टेट की राजधानी है? मेघालय की राजधानी है, राइट? तो वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है। ओके, सो उनका काम क्या है? देखो, प्रोटेक्ट द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट है। ओके, और एक सिक्किम 8वां स्टेट है। तो ये 8 स्टेट की बॉर्डर को गार्ड करने का काम, मतलब उनकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उनको गार्ड करने का काम करता है ये आसाम राइफल्स। ओके, कंट्रोल द वेरियस ट्राइबल इंसर्जेंसीज इन वेरियस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ नेशन। ओके, जो टेंगो चार्ली मूवी में आपने देखा होगा कि वो बोडोलैंड वगैरह उनकी डिमांड करने वाले कुछ ट्राइबल ग्रुप होते हैं, जो कि चाइना उनको हथियार सप्लाई करता है और वो लोग हमारे सोल्जर्स पे अटैक करते। वो नागालैंड एज अ सेपरेट रीजन, बोडोलैंड एज अ सेपरेट रीजन, गोरखालैंड एज अ सेपरेट रीजन, उनकी मांग चलती रहती है। तो उन इंसर्जेंट ग्रुप को उनकी जो एक्टिविटीज होती है तो उनको रोकने का काम ये आसाम राइफल्स के जवान करते हैं। ओके, असिस्ट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, तो सिविल गवर्नमेंट को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को हेल्प करते हैं, टू हेल्प द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ओके, so these are the functions of Assam Rifle. Then we have Coast Guard. Okay, again a very important organization. Vayam Rakshama, this is a slogan of this Coast Guard, and Bharatiya Tat Rakshak, here you can see their logo. Okay, so this is the logo of Indian Coast Guard. यहाँ पे ये हल देख रहे हो आप, नांगर जैसे बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनको एक जगह रोकने के लिए ये नांगर डालना पड़ता है। ओके, हल डालना पड़ता है पानी में। ओके, so let's see about the Coast Guard. The Indian Coast Guard was started in 1st February 1977 and formally established on 18 August 1978. ओके, 1977 में स्टार्ट किया गया, लेकिन फॉर्मरली उसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है 18 अगस्त 1978 में किया गया। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल। ओके, द इंडियन कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट इंडियाज मेरीटाइम इंटरेस्ट। जो हमारे मेरीटाइम इंटरेस्ट होते हैं, मेरीटाइम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, हमारा जो भी व्यापार चलता है, जो हमारे व्यापारी जहाज होते हैं, या किसी और देश से हमारे देश में कोई सामान लेके दूसरे देश के जहाज आते, तो उनको जैसे हम टोल नाके पे गाड़ी रुकवा के टोल पे करते वगैरह, वैसे उनके जो वो लीगल है या इलीगल है, वो जो लोग हमारे टेरिटरी में घुस रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, तो ये पूरा चेक करने का काम कोस्ट गार्ड का होता है। ओके,
एंड एनफोर्सेस मेरीटाइम लॉ विद जुरिस्डिक्शन ओवर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ये टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, हमारी जो कोस्ट लाइन होती है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स अंडर द सी, इतना जो एरिया होता है वो टेरिटोरियल वाटर होता है, मतलब उस वाटर पे पूरा हक हमारे देश का होता है, उसे टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया बोला जाता है। ओके, इंक्लूडिंग इट्स कॉन्टिजुअस जोन। कॉन्टिजुअस जोन क्या होता है, उसके आगे का और 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है उसे कॉन्टिजुअस जोन कहते हैं। और होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, सो कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ बोला जाता है। मतलब वहां से अगर कोई पेट्रोलियम निकलता है तो उसको निकालने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज कर सकती है, या इंडिया के कोई भी बिजनेसमैन गवर्नमेंट के साथ टाइप करके वो काम कर सकता है। ओके, तो देखो टेरिटोरियल वाटर में कोई भी शत्रु का जहाज हमें बिना बताए आता है तो उसको पूरा ध्वस्त कर देने का राइट हमारे देश को होता है। जो कॉन्टिजियस जोन होता है तो वहां पे सिर्फ हम पूछताछ कर सकते हैं, किसी जहाज के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हम। अगर पीस टाइम चल रहा है तो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। ओके, तो कॉन्टिग्यूस जोन में हम सिर्फ पूछताछ कर सकते हैं, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उनको सिर्फ आने जाने की परमिशन रहती है जो दूसरे देश के जहाज रहते हैं, लेकिन उनको वहां से कोई रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं होती है। वो परमिशन सिर्फ उसी देश को होती है जिस देश को वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग करता है। ओके, तो ये ब्रॉड सेंस में मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है। जो भी इंडिया का टेरिटोरियल वाटर होता है, जो कॉन्टिजियस जोन होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम इंडियन कोस्ट गार्ड करता है। बस आपको इतना याद रखना है। ओके, सो इट वर्क्स विथ in the cooperation of Indian Navy, Department of Fisheries, Department of Revenue, means the customs, and central and स्टेट पुलिस फोर्सेस। ओके, सपोज ये महाराष्ट्र का कोस्ट को गार्ड कर रहा है, तो महाराष्ट्र में ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है उनकी पुलिस के साथ मिलके वो काम करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, देखो कस्टम ड्यूटी लगती है। जो भी चीज़ें हम दूसरे देश से मंगाते हैं तो उसे कस्टम ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के साथ भी वो काम करते हैं। सपोज कोई इलीगल तरीके से कोई गोल्ड खरीद रहा है या गोल्ड मंगवा रहा है किसी दूसरे देश से, तो उसके ऊपर हेवी कस्टम ड्यूटीज लगती है। ओके, उसके ऊपर हेवी टैक्स पे करने होते हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू काम करता है। ओके, इलीगल तरीके से जो सोना मंगवाते हैं उसको बैन करने का काम भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मतलब हमारे जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनको भी कुछ हेल्प चाहिए तो कोस्ट गार्ड करता है। ओके, तो देखो उनके क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन है गार्ड द 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, तो हमारा जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो कितना है, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कितना, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा हमारा EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के आजू बाजू में जो भी ओशन वाटर है, जो भी सी वाटर है, उसका 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया है वहां पे हम जाके कुछ भी ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी फिशेस कैच कर सकते हैं, या कोई भी दूसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ आर कंट्री। एंड टू प्रोटेक्ट दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दिस वर्क इज डन बाय कोस्ट गार्ड। ओके, प्रिवेंट स्मगलिंग एंड पायरसी। पायरसी मतलब क्या होता है कि सपोज कोई पायरट्स होते हैं, जैसे सोमालिया के पायरट्स होते हैं, देखो। सो जो भी बड़े बड़े जहाज समुंदर से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाते, तो ये पायरट्स क्या करते हैं कि छोटे छोटे नाव में आके उस बड़े जहाज को घेर लेते, उसके ऊपर फायरिंग करते, उसको हाईजैक करते और फिरौती मांगते, पैसे मांगते, या उनके पास जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, उसको लूट लेते, तो उसको पायरसी बोला जाता है। स्मगलिंग और पायरसी को रोकने का काम भी कोस्ट गार्ड करता है। ओके, प्रोटेक्ट इंडियन फिशरमैन एंड हेल्प देम। इंडियन फिशरमैन को प्रोटेक्ट करना और उनको हेल्प करने का काम भी कोस्ट गार्ड का होता है। देन प्रोटेक्ट द मेरीटाइम एनवायरमेंट, सॉरी मराइन एनवायरमेंट। जो भी हमारी इकोसिस्टम है, मराइन इकोसिस्टम, वहाँ पे जो कोरल रीफ होते, या जो भी हमारे समुद्री जीव होते, टॉर्टाइज होते या मगरमच्छ होते, तो उनको इलीगल तरीके से कोई मार तो नहीं रहा है, इसको इंश्योर करने का काम कोस्ट गार्ड करते हैं। ओके, और जो भी हमारे मराइन एनवायरमेंट के जो भी असेट है, हमारी जो भी मराइन इकोसिस्टम है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी कोस्ट गार्ड करते हैं। प्रोटेक्ट सरफेस एंड सब सरफेस नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, सरफेस मतलब क्या, सी के सतह पर जो भी हमारे कोई रिसोर्सेस है, यार सब सी मतलब सी के अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेस है उसको भी गार्ड करने का काम कोस्ट गार्ड करते हैं। प्रोटेक्ट मराइन साइंटिफिक डेटा
फॉर रिसर्च पर्पज। ओके, सो मराइन साइंटिफिक डेटा, इसका मतलब क्या है कि सी की सैलिनिटी कितनी है, सी सरफेस टेम्परेचर कितना है, सी में कितने डेप्थ तक हमारा सनलाइट पेनिट्रेट करता है, या कौन से कोल्ड करंट है, हॉट वार्म करंट बह रहे हैं, या कौन सी दिशा से विंड आ रही है। तो ये सारा जो वेदर कंडीशन से रिलेटेड डेटा होता है वो डेटा को प्रिजर्व करने का काम भी कोस्ट गार्ड करता है, जिसके वजह से हम कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो डेटा काम में ला सके। ओके, तो ये भी काम कोस्ट गार्ड के हमारे शिप्स या हमारे जवान करते हैं। ओके, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा काम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस करती है, जिसके अंडर हमने ये सारे अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस देखे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। सो लेट्स सी अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज ओवर हियर। सो द फर्स्ट वन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन बीएसएफ एंड कोस्ट गार्ड। सो हमने देख लिया बीएसएफ और कोस्ट गार्ड में क्या डिफरेंस है। कोस्ट गार्ड क्या करता है, कोस्ट जो हमारा सी कोस्ट है उसको गार्ड करने का काम करता है, जो कि उसका ऑपरेशनल कमांड जो होता है इंडियन नेवी के पास होता है। बीएसएफ जो होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और वो इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश को गार्ड करने का काम करता है। ओके, तो आप उसके बारे में और सारे डिफरेंसेस लिख सकते हो, कौन से उनका ड्रेस कोड क्या होता है, उनका स्लोगन क्या होता है, उनका लोगो क्या होता है, उसमें क्या चेंजेस है, ये सारी चीज़ें आप ये डिफरेंस बिटवीन में ऐड कर सकते हो। ओके, देन द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट इंटरव्यू अ मेंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स एंड राइट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, सो आपको कोई भी एक पैरामिलिट्री फोर्स का कोई ऑफिसर या कोई उनका जवान है उसका एक इंटरव्यू करना है, और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिए इसके बेसिस के ऊपर। ओके, सो पहला पॉइंट क्या है कि पैरामिलिट्री पर्सन, नेम दैट पर्सन, देन वेयर ही सर्व फॉर द कंट्री, देन how many year he served in that particular paramilitary force, then rank or designation he has, what motivation he has to join this paramilitary force. Okay, what outstanding work he or she had done in during her service or his service, memorable experience during their service. Okay, advice or message to the youth, what they want to convey. So all these things you can able to ask them during their interview. Okay, then third question, इन्यूमरेट द डिफरेंस बिटवीन आईटीबीपी एंड आसाम राइफल। आईटीबीपी क्या है, इंडो तिब्बत के जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है। आसाम राइफल इंडो म्यांमार के जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है, ये आपको लिखना है। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उनका ड्रेस कोड, उनके स्लोगन, उनका लोगो, उसके बारे में आप डिफ्रेंशिएट बिटवीन में लिख सकते हो। ओके, उसके बाद है रोल प्लेड। ओके, आपको एक रोल प्ले करना है, कोई आप आपके स्टूडेंट में से कोई टीम बना सकते हो, और एक जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में अलग अलग रोल है उनके, तो उनको परफॉर्म करने के मतलब उनको परफॉर्म करने का एक छोटा सा ड्रामा आप कर सकते हो। ओके, सो इट इज़ योर चॉइस हाउ टू डू इट, यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी टू डू दिस। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, मार्क इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स एंड आसाम राइफल वर्क एरिया in the outline map of India. So this Ladakh region where my cursor is moving right now, here Karakoram ranges, here Himachal Pradesh and here Uttarakhand. तो ये इतना जो बॉर्डर है हमारा, यहाँ पे गार्ड करने का काम आईटीबीपी करता है। ओके, सो यू हैव टू मार्क दिस बॉर्डर विच इज गार्डेड बाय आईटीबीपी, इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ओके, और ये वाला जो बॉर्डर है हमारा इंडो म्यांमार बॉर्डर, इट इज गार्डेड बाय आसाम राइफल। ओके, जो ईस्टर्न एरिया में है। सो दिस इज म्यांमार एंड दिस इज इंडिया. So Indo-Myanmar border guarded by this Assam Rifles. So guys, I hope you enjoyed this particular session on paramilitary forces. If you enjoyed, do share with your friend and enjoy your study. Have a great day. Thank you.